हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नाजायज रिश्ता भाग 27। सावित्री बाहर सोफे पर बैठ गई। जैसे ही उसकी आंख लगती है वैसे ही मीना के चीखने की आवाज उसके कानों में पड़ती है। वो चुपचाप गुमसिम सी बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें जमीन पर गिर रही थी। चिड़िया के चहकने की आवाजें आना शुरू हो चुकी थी। सावित्री ने देखा, पास ही धुआं सा उठने लगा। पूरा हॉल धुएं से भर गया। जब भी ऐसा होता है तो आपको तो पता ही होगा कि ये धुआं देवराज की रूह के आने का संकेत है। सावित्री, सावित्री, क्या तुम मेरी बात सुनोगी? देवराज बोला। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहती। मैं जो बोलने जा रहा हूँ शायद वो तुम्हारे काम की हो। देवराज सावित्री से बोला। सावित्री ने गर्दन ऊपर करी और बोली, बोलो क्या कहना है। जब मैं रात को यहाँ आने की कोशिश कर रहा था तो वहाँ अदृश्य शक्ति जो मीना के पास जाने से मुझे रोक रही थी, वो शक्ति मैंने इस हॉल के आसपास महसूस की। और यही नहीं, जब हम सब मीना के घर पर थे तब वहाँ सब ठीक था, लेकिन जैसे ही तुम्हारी फैमिली से तुम्हारी माता जी, भाई और तुम्हारा पति आए, वही शक्ति मैंने महसूस की। देवराज ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। सावित्री देवराज की तरफ देखते हुए बोली। यही कि तुम्हारी फैमिली के दो ही मर्द वहाँ आए थे। एक तो तुम्हारा पति सतीश, दूसरा तुम्हारा भाई और नारीजीव एक मर्द ही है। ऐसा मर्द जो आधा नारी है आधा जानवर है। उसके पास असीम शक्तियां हैं। वो कभी भी अपना देह बदल सकता है, किसी का भी रूप ले सकता है, कहीं भी जा सकता है। उसकी शक्ति का कोई पार नहीं है। तुम ये कहना चाहते हो कि इन सब कत्ल के पीछे सतीश का हाथ है या फिर निर्मल का? तुमने ये सोच भी कैसे लिया? जब स्नेह का कत्ल हुआ तब सतीश तो गांव में नहीं था, लेकिन उस टाइम घर में निर्मल जरूर था। देवराज बोला। हाँ तो, सावित्री बोली, शायद तुम्हारा भाई ये सब कर रहा हो, मुझे ऐसा लगता है। मैं तुम्हारी बात चुपचाप सुन रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं जो मन में तुम वो बोलोगे। सावित्री गुस्से में बोली। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा। जब सुमन का कत्ल हुआ था उस रात को भी निर्मल वही था, और जब मेरी हत्या हुई थी तब भी तो 4 लोग ही थे। चौथा इंसान निर्मल भी हो सकता है। अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ तो तुमने ही बताया था कि तुम्हारी हत्या के बाद नेहा ने नारी जीव को जागृत किया था। सावित्री देवराज की तरफ देखकर बोली। हाँ, यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही। देवराज बोला। सावित्री अब तुम जाओ, सब उठने वाले होंगे। देवराज, मैं जा रहा हूँ, लेकिन गांव की सभी महिलाओं को लेकर तुम गांव के बाहर जो भद्रकाली का मंदिर है उस मंदिर में चली आना। सावित्री, ठीक है, लेकिन अब तुम जाओ। हॉल से धीरे धीरे सारा धुआं हट जाता है। सावित्री सोफे से उठकर सीढ़ियों से होते हुए खुद के कमरे में जाती है। सावित्री देखती है सतीश पलंग पर आराम से सो रहा था। वो वैसे ही सो रहा था मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सावित्री टॉयलेट करने बाथरूम में चली जाती है। अंदर से दरवाजा लगा लेती है। बाथरूम में जाते टाइम दरवाजा थोड़ा तेज बंद होता है। दरवाजे के बंद होने से सतीश की नींद खुल जाती है। कौन हो? अंदर से डरते हुए पूछता है। मैं हूँ यार, मर्द होकर भी कितना डरते हो आप, सावित्री अंदर से बोली। वो टॉयलेट सीट पर बैठकर देवराज की बातों के बारे में सोचने लगती है। देवराज मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? हो सकता है वह जो कह रहा है वो सच हो, लेकिन सतीश तो नारीजीव नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद ही इतना डरपोक है कि अभी दरवाजे के बंद होने से ही डर गया। दूसरी बात कि वो तो स्नेहा की हत्या के बाद आया था। नारीजीव की कमजोरी है स्त्री देह। मेरा सुरक्षित रहना ये साबित करता है वो जो कोई भी हो वो है तो इसी घर का, लेकिन कौन हो सकता है? सावित्री को बाथरूम में गए आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था। वो देवराज की बातों में खो चुकी थी। उसका टाइम का पता ही नहीं चला। सावित्री, सावित्री, गेट खोलो। सतीश गेट पीटने लगा। हाँ मैं हूँ, रुको, आ रही हूँ, सावित्री बोली। सावित्री उठी और साड़ी ठीक की और बाहर आकर बोली, क्या हुआ, दरवाज़ा क्यों पीट रहे थे? तुमको गए कितना टाइम हो गया था? मैं तुमको बाहर से आवाज़ें दे रहा था, तुम बोल ही नहीं रही थी तो मैं डर गया। सतीश सावित्री को गले लगाकर बोलता है। अरे यार, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम मेरी फिक्र मत करो, सावित्री बोली। हम ऐसा करते हैं, वापस शहर चलते हैं, सतीश सावित्री को बोला। नहीं, हम शहर नहीं जा सकते। गांव में इतना सब कुछ हो रहा है और मैं गांव को और मेरी सहेली को छोड़कर भाग जाऊं, ये कैसा हो सकता है? तुमको जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, सतीश नेहा को गले लगाकर बोला। अब तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय और नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। ये बोलकर सावित्री नीचे चली जाती है। सतीश मोबाइल लेकर बैठ जाता है। वो देखता है नेहा की मुस्कुराई हुई थी।
और मैसेज भी आए थे। सतीश कमरे से बाहर की तरफ जाता है और बोलता है, सावित्री चाय बनी या नहीं, लेकिन सावित्री कोई आवाज़ नहीं आती तो वो बालकनी में जाकर देखता है तो सावित्री अपनी माँ के साथ धूम में बैठकर बातें कर रही थी। सतीश नेहा को फ़ोन लगाता है। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल, सतीश बोला। मेरे लिए तुमको टाइम मिल गया, अब क्यों कॉल कर रहे हो? अभी सब है, रुको मैं तुमको थोड़ी देर में बात करती हूँ, कुछ दिखाना है तुमको। सतीश ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी करना, नहीं तो सावित्री आ जाएगी। नेहा सावित्री आ जाएगी तो क्या होगा, तुम बाथरूम में चले जाना। सतीश गुड आइडिया, ये मेरे बात दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? नेहा किसने कहा आपके पास दिमाग है? जीजू, नेहा मजाक में बोली। सतीश अच्छा कुछ मिलो फिर बताता हूँ मुझमें क्या क्या है। सतीश नेहा को छेड़ते हुए बोलता है। नेहा अब मैं फ़ोन रखती हूँ। इधर पुलिस स्टेशन में राणा तुकाराम बातें कर रहे थे। तुकाराम, इस गांव में कितनी घर की कितनी गलियां होंगी? कितनी गलियां होंगी? राणा तुकाराम से बोला। साहब यही कोई 100 या 150 तो घर हैं और 10 से 12 गलियां हैं। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? बाद में बताऊंगा, ये बोलकर राणा जीप से शहर की तरफ रवाना हो जाता है। ये साहब भी बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। इधर सतीश के पास नेहा की वीडियो कॉल करती है। सतीश बालकनी से चुपके से सावित्री को देखता है। सावित्री अब भी अपनी माँ के साथ बैठकर बातें कर रही थी। सतीश नेहा का वीडियो कॉल अटेंड करता है। नेहा क्या कर रहे थे? कितनी देर से कॉल कर रही थी? सतीश अब बोलो क्या दिखा रही थी? नेहा रुको। उसने फ़ोन दीवार पर टिकाया और साड़ी खोलनी शुरू कर दी। सतीश क्या कर रहे हो ये? नेहा अच्छा नहीं लगा तो फिर रहने दो। सतीश अच्छा तो लग रहा है, तुम उतारते रहो। उसके अंदर काम वासना जागने लगी थी। नेहा ने जब सतीश को ये सब करते देखा तो मुस्कुराती हुई बोली, जीजू ये क्या करने लगे? वही जो करना चाहिए। ये सब देखकर वो इतना देखने के बाद भी जिसके मन में हलचल ना हो वो कैसा मर्द? सतीश बोला। अच्छा जी मेरे प्यारे जीजू। नेहा ने प्लास्टिक की बैग से एक स्लीवलेस मैक्सी निकाली और उसे पहनने लगी। पहनने के बाद बोली, कैसी लग रही हो? बहुत ही सुंदर लग रही हो, मन कर रहा है अभी तुम्हारे पास आ जाऊं। इस मैक्सी में तो तुम बहुत ही सुंदर हॉट लग रही हो। अब तुमने जिसको जगाया उसको सुला भी दो, सतीश नेहा से बोला। मैंने किसी को नहीं जगाया, वो तो खुद आपने उसे छेड़कर जगाया है, नेहा मुस्कुरा कर बोली। यार प्लीज ये काबू नहीं हो रहा है, तुम कुछ करो तो इसको शांति मिल जाएगी। सॉरी जीजू, अभी नहीं, शाम को, ओके। तभी सावित्री चाय लेकर अंदर आ गई। उसने जब सतीश की तरफ देखा तो बोले, ये क्या है सतीश, कहीं भी शुरू हो जाते हो? देखा तो करो घर में गांव में क्या हो रहा है। सतीश सावित्री को उठा और गेट बंद करके बोला, पूरी रात गुजर गई, तुम हो कि पास ही नहीं आती, और मौसम तो ऐसा है कि मर गया तो वापस तो नहीं आएगा। मेरी भावनाओं को क्यों करूं? ये बोलकर सतीश ने सावित्री को बाहों में जकड़ लिया और उसको पागलों की तरह चूमने लगा। वो सावित्री के नाजुक अंगों को दबाने लगा और सावित्री को बेड पर धक्का देकर लेटा दिया। जैसे ही सावित्री को दबोचने वाला था कि कमरे में हल्का सा धुआं उठा और वो धुआं सावित्री के और सतीश के बीच में आकर सतीश को जोर से धक्का दिया। सतीश बेड से सीधा जमीन पर आ गिरा। सतीश पर हवस का भूत सवार था। वो बोला, तू मुझे धक्का देती है? नहीं, मैंने कुछ नहीं करा, मुझे जाने दो सतीश। सतीश दोबारा सावित्री की बढ़ा, तभी उसके पैर जमीन पर ही जम गए। वो हिल ही नहीं पा रहा था। सतीश चारों तरफ देखकर बोल रहा था, कौन है यहाँ? सावित्री के कान में हल्की सी आवाज आई, तुम जाओ कमरे से, देवराज की आवाज थी। सावित्री बोली, ये मेरे पति हैं, तुम कुछ गलत मत करना, वो जो करना चाहे कर सकते हैं। सावित्री मैं प्यार से बोल रहा हूँ, जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारे पति को मार दूंगा। सावित्री उठी और कमरे से बाहर चली गई। राणा का क्या प्लान था जो वो शहर गया था? जानने के लिए आपको कहानी का अगला भाग जरूर देखें। आजकल की युवा पीढ़ी जितनी पढ़ लिखी गई है उतनी बेवकूफ़ भी हो गई है। प्यार के नाम पर जो शादी से पहले आपको जिस्म को नंग देखने की चाहत रहती है, वो सच्चा प्रेमी कभी नहीं हो सकता। सच्चा प्रेमी हमेशा आपकी देह से नहीं बल्कि आपकी रूह से प्रेम करेगा। सावधानी, वीडियो कॉल पर कभी भी अपने प्रेमी को अपना नंग जिस्म ना दिखाए। अगर आपका प्रेमी ये डिमांड रखे तो उससे दूर ही होने में ही आपकी। दोस्तों, ये था नाजायज़ रिश्ता भाग 27। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।